हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम 11th केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जिन बच्चों ने 10th पास करने के बाद 11th में साइंस सब्जेक्ट को ज्वाइन किया है, उन सभी बच्चों का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने कॉमर्स और आर्ट्स को छोड़कर साइंस सब्जेक्ट को चुना है। अब आपके चाहे साइंस मैथमेटिक्स है चाहे साइंस बायो है। देखो, अभी तक आपने 9th और 10th क्लास में केवल साइंस के बारे में पढ़ा है। वहां पर आपको ये पता नहीं था कि कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री का है, कौन सा चैप्टर बायो का है, कौन सा चैप्टर फिजिक्स का है। कई बच्चों को ये जानकारी नहीं है, कई बच्चों को हो सकता है जानकारी हो। अभी तक आपने जो 9th और 10th क्लास में पढ़ा था वो आपके केवल एक ही सब्जेक्ट था, साइंस। वहां आपके कोई सेपरेशन नहीं था कि अलग अलग पेपर होंगे। 9th और 10th में साइंस का एक ही पेपर होता था। लेकिन अब आपको 10th के बाद जैसे आप 11th में आए, पहले आपके सामने सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि मैं सब्जेक्ट कौन सा चुनूं। इसमें आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि वर्तमान टाइम में कई ऐसे गाइड मिल जाते हैं, चाहे अपना बड़ा भाई हो, बड़ी सिस्टर हो या अपने फादर हो जो एजुकेशन में पहले जुड़े हुए थे, अभी भी हो। इन्होंने आपको गाइड कर दिया होगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेने पर क्या फायदा होगा। एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जिन्होंने साइंस को अपने सब्जेक्ट के रूप में चुना। अब आप क्योंकि 11th में आ गए हैं, तो 11th में अब साइंस का अलग अलग टुकड़ों में बंटवारा हो गया है। आप केमिस्ट्री को अलग पढ़ोगे, बायोलॉजी को अलग पढ़ोगे, फिजिक्स को अलग पढ़ोगे, या मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो साइंस की जब हम बात करते हैं, अब जैसे मान लो हमने साइंस ली है, 10th पास आउट किया है, तो कई लोग जो हमें मिलेंगे, चाहे मोहल्ले को हो चाहे रिलेटिव हो, वो सीधा हमसे यही पूछेंगे कि आपने क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं। तो हम कहते हैं कि मैंने साइंस ली है। अब सवाल ये आता है कि कोई सरफिरा आदमी आपसे पूछ ले कि साइंस क्या होती है, क्योंकि आपने तो साइंस सेलेक्ट की है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि साइंस है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको साइंस के बारे में बताता हूँ कि साइंस क्या होती है। अगर हम साइंस को एक डेफिनेशन में बांधने की कोशिश करें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सटीक डेफिनेशन बता रहा हूँ। तथ्यों पर आधारित, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखो, विज्ञान क्या है? विज्ञान है तथ्यों पर आधारित, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान। देखो कितनी प्यारी परिभाषा यहाँ पर मैंने लिखी है, तथ्यों पर आधारित, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। अब यहाँ पर साइंस में ऐसा नहीं चलता कि किसी को सपना आया या किसी ने किसी के कान में कह दिया कि ऐसा होता है, वो मान्य नहीं है। इसकी पहली लाइन है तथ्यों पर आधारित, फैक्ट होने चाहिए। अगर कोई चीज हुई है तो उसको वैज्ञानिकों ने प्रयोगों पर प्रमाणित करके देखा है। जैसे अगर मैं कहूं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अब वैज्ञानिकों ने ऐसे ही नहीं कहा कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लिख दो रटा मार दो, नहीं। वैज्ञानिकों ने पानी लिया और उसको गर्म किया, और जब वो गैस अवस्था में बदला तो देखा कि उसका टेम्परेचर कितना है, और पाया कि कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही यदि हम जिंक धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएं, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बनती है। अब बनती है तो किसने देखा बनती है? तो क्या किया गया? प्रयोग किया गया,
निकलने वाली गैस को साबुन के पानी में गुजारा गया, और जब गैस साबुन के पानी में गई तो साबुन के बुलबुले बने। बुलबुलों के रूप में जो हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है उसको तीली से या मोमबत्ती से जलाया, और वहां देखा कि वो पॉपिंग साउंड, फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। दो कारण, एक तो जलती है, दूसरा फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। ये दोनों ही गुण किसके हैं? केवल हाइड्रोजन गैस के हैं। तो कहा कि हाइड्रोजन गैस है। तो विज्ञान में जो भी तथ्य जो हम पढ़ते हैं वो तथ्यों पर आधारित है, और जितना भी नॉलेज है वो बहुत अच्छे से व्यवस्थित और संगठित है। ऐसा ही ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान। अब देखो आगे की बात करते हैं। सपोज करो, देखो मैं थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करके केमिस्ट्री पर लेके जाऊंगा और फिर हम इस चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, वीडियो पूरा जरूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये आपके 11th केमिस्ट्री की शुरुआत है। हम यूं कह सकते हैं कि पहली ही आपकी केमिस्ट्री की क्लास है। तो अब हमने कहा कि हमें 11th में चाहिए विज्ञान, हमें चाहिए 11th में साइंस। तो जो ज्यादा चलने वाले हैं ट्रेंड में, ये कह सकते हैं, वो दो ही सब्जेक्ट हैं। एक है पीसीएम और दूसरा है पीसीबी। शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे तो मैंने मैथ्स सेलेक्ट की है, यानी इतने ही सब्जेक्ट लिया है, और मैंने बायो ली है, यानी मैंने जीव विज्ञान वाला सब्जेक्ट लिया। कोई कहेगा कि तुमने साइंस में क्या लिया, तो कोई कहेगा कि मैंने मैथमेटिक्स ली, तो कहेगा मैंने बायो ली। तो मैथमेटिक्स में आप 11th और 12th केमिस्ट्री के साथ साथ क्या पढ़ोगे? तो अगर आपने मैथमेटिक्स सेलेक्ट की है तो आप इसमें पढ़ेंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, इसमें आप पढ़ोगे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, इसमें आप पढ़ोगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान। अगर आपने बायो सब्जेक्ट ली है, इसमें भी आपके फिजिक्स होगी, इसमें आपकी केमिस्ट्री होगी, और इसमें आपके मैथ्स होगी। वर्तमान समय में एग्रीकल्चर साइंस बहुत ज्यादा बच्चे ले रहे हैं। उसमें एग्रीकल्चर प्रॉपर सब्जेक्ट कृषि विज्ञान, जिसमें एग्रीकल्चर बायो आती है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आती है, और प्रॉपर एग्रीकल्चर आती है। 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजों में और प्राइवेट स्कूल, सॉरी गवर्नमेंट स्कूलों में और प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि आजकल जो बच्चे आर्ट्स और साइंस के बीच में झूलते हैं वो कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस को लेना पसंद करते हैं। लेकिन हम यहाँ फोकस कर रहे हैं। अब देखो, आपने मैथमेटिक्स ली हो चाहे आपने बायो ली हो, जो भी ली हो, आपके इंटरेस्ट से आपने ले ली, आपको क्या बनना है उसके अकॉर्डिंग आपने ले ली। अब आपके मैथमेटिक्स है 11th में तो भी आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपके अगर बायो है तो भी आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको पढ़नी पड़ेगी। मैथ्स है तो आपको मैथ्स है पढ़नी है, तीसरे सब्जेक्ट के रूप में बायो है तो आपको बायो पढ़नी है। सिलेबस जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है राजस्थान गवर्नमेंट में, वो एनसीईआरटी का ही है, यानी जो लगभग पूरे इंडिया में चल रहा है वही सिलेबस है, एनसीईआरटी वाला। अब मैं आता हूं अपनी सब्जेक्ट पर जिसका नाम है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। क्योंकि जब आपको टीचर आपके पढ़ाएंगे तो इतने दिन तो आप कहते थे कि साइंस पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, अब कहेंगे ये टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ये मां साहब आपके मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ये जो सर है ये आपको बायो पढ़ाएंगे, ये सर जो है ये आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ये बायो पढ़ाएंगे, ये फिजिक्स पढ़ाएंगे, ये केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ऐसे आप समझो। तो रसायन विज्ञान से के बारे में जानने से पहले जो विज्ञान है इसका जनक कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। अरस्तु को विज्ञान का जनक कहा जाता है, और गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। जनक जो है विज्ञान का वो कौन है? अरस्तु। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो रसायन विज्ञान के पिताजी जो है वो है, जब इसको कई लोग लाओस लिखते हैं,
क्योंकि इसका अंग्रेजी में जो मीनिंग है ये, तो कई लोग इसको लेवोसियन भी लिखते हैं। मैं ज्यादातर इसको लाओस से ही बोलता हूँ, इसी रहता थोड़ा सा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि केमिस्ट्री के पिता कौन है, लाओसिए। स्पेलिंग मैंने आपको यहाँ लिख दी है, कई इसको लेवोसियर भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, कोई कैसे ही करता है, कोई कैसे ही करता है। तो ये तो होगी फादर साहब कौन है केमिस्ट्री के। अब हम बात कर रहे हैं कि ये रसायन विज्ञान है क्या। तो केमिस्ट्री विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम पदार्थ का संगठन, पदार्थ की संरचना, गुण, पदार्थ का रूपांतरण और रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान है विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ का संगठन, गुण, संरचना, पदार्थों का रूपांतरण एवं रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ का संगठन, की पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, उसमें अणु है, परमाणु है या आयन है, उसके गुण कैसे हैं, उसका घनत्व कितना है, गलनांक कितना है, क्वथनांक कितना है, ये सब, उसकी संरचना कैसे है, वो किस प्रकार मिला हुआ है, कौन से आकर्षण बल उसमें मौजूद है, पदार्थों का रूपांतरण, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में किस प्रकार रूपांतरण होता है, जैसे कार्बन से ऑक्सीजन मिला कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसको हम बोलेंगे रसायन। मैथमेटिक्स में आप केवल मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में आप विभिन्न प्रकार के डेरिवेशन या अन्य घटनाएं, जो जैसे मान लो उष्मागतिकी या रासायनिक बलगतिकी, ऐसे कुछ टॉपिक आप पढ़ते हैं। बायो में दो है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में आप जितनी भी वनस्पतियां हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं, सारी तो संभव नहीं है, लेकिन आप उसमें वनस्पति के रूप में पढ़ते हैं। और जो जूलॉजी है उसमें आप प्राणियों के रूप में या प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिजिक्स में विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो होती है, जैसे उष्मागतिकी, रूपांतरण, ये सब पढ़ते हैं। मैथ्स में आप तमाम प्रकार के गणित के फॉर्मूले ये सब पढ़ते हैं। बायो में, बॉटनी में आप वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, जूलॉजी में आप प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने बात की कि रसायन विज्ञान किससे कहते हैं, क्योंकि हम जो चीज पढ़ते हैं उसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। बात करेंगे रसायन विज्ञान की ब्रांचेज, शाखाएं। अगर हम रसायन विज्ञान की ब्रांचेज, शाखाओं की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से देखो, पहली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। आप जब 11th में जैसे जैसे आगे प्रोसीड करोगे, ज्यादातर वर्ड ये अंग्रेजी में आप यूज करना सीख जाओगे।
फिर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिना कार्बन वाले रसायन, एक कार्बनिक रसायन। नंबर थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं भौतिक रसायन। और है नंबर फोर जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी विश्लेषण रसायन। और एक और है फार्मास्यूटिकल। वैसे कई ब्रांचेज हैं, लेकिन ये मुख्य ब्रांच है। अब इसमें जो तीन ब्रांच है जिसके बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। 11th और 12th केमिस्ट्री में इन्हीं के चैप्टर हैं। कुछ एक चैप्टर आपको विश्लेषण रसायन के कोई बार मिल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से यही है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। अब सवाल ये है कि 11th और 12th केमिस्ट्री में ये शामिल है, अलग अलग बांटे में नहीं है। लेकिन जब आप आफ्टर 12th की बात करोगे ग्रेजुएशन में, तो वहां अलग है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है, इसका पेपर भी अलग आएगा। ऑर्गेनिक अलग है और फिजिकल केमिस्ट्री अलग है। और जब आप आगे और जाते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी यूजी के बाद जब पीजी करोगे, तो इनमें तीनों में से आपको एक लेना होता है, इनऑर्गेनिक लो, ऑर्गेनिक लो या फिजिकल लो। जैसे मैंने ऑर्गेनिक लिया था, इसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन और उनके यौगिकों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन के अलावा जितने भी अन्य यौगिक हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। भौतिक रसायन में इसमें कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। इसमें आप पढ़ोगे जैसे विलियन वाला चैप्टर, जैसे ऊष्मा गतिकी वाले चैप्टर, जैसे रासायनिक बल गतिकी, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो कुछ इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपस में मिले जुले होते हैं, उनके बारे में पढ़ो। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो नई खोजें होती हैं, विश्लेषण करते हैं, वो विश्लेषण रसायन और मेडिसिन वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेगी, वो क्या है, फार्मास्यूटिकल रसायन। अब देखो, मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ, वो जितने भी न्यू कमर्स हैं, यानी जिन्होंने इस साल 11th साइंस ज्वाइन किए, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक क्लास ज्वाइन की है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, और आप सोचे कि आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। आप ये सोच रहे हैं कि 1 महीना हो गया, हमें तो सब कुछ समझ में आना चाहिए, और जबकि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आम बात है, ये सबके साथ हुई, मेरे साथ भी हुई। क्योंकि जब हम 11th में आते हैं तो हम एक नया सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, सेपरेट, और ज्यादातर चीजें उसमें नहीं होती है। हालांकि 9th और 10th तक हमने जो साइंस पढ़ी है, वो चीजें भी इसमें है। ऐसा नहीं कि अलग से कोई विज्ञान आएगी 11वीं और 12वीं, वो भी है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी डिटेल है। या फिजिक्स के फॉर्मूलेज है, फिजिक्स के डेरिवेशन है, या केमिस्ट्री के रिएक्शंस है, या केमिस्ट्री के फैक्ट हैं, या बॉटनी और जूलॉजी के विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े आपको निबंध मिलेंगे, या बड़े बड़े चैप्टर मिलेंगे, जिनको आपको ज्यादातर याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बड़े बड़े डायग्राम्स है। तो आप ये नहीं सोचे कि मैं तो 11th में आया और 1 महीना होने को मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सब्जेक्ट चेंज कर लूं क्या। ये आम बात है। फिर कह रहा हूं, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, क्या मैं सब्जेक्ट चेंज कर लूं, क्या मैं साइंस के लायक नहीं हूं, मुझे साइंस चेंज कर लेनी चाहिए, मुझे आर्ट्स ले लेनी चाहिए, या मुझे एग्रीकल्चर साइंस ले लेनी चाहिए, या मुझे कॉमर्स ले लेनी चाहिए, ऐसे सवाल। तो आपको इनसे घबराना नहीं है। शुरू शुरू में जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में हमें समझ में आना कोई आसान बात नहीं है। समझ में नहीं आना ये आम बात है, ज्यादातर के साथ होती है। लेकिन आपने साइंस ज्वाइन की है तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने 9th 10th जैसे पढ़ी, या आप सोचे 11th को जैसे मजे से गुजार दो, क्या है 11th पास होना है, 12th बोर्ड है, वहां अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और परसेंटेज बनाएंगे। ऐसा भी आपको नहीं करना, क्योंकि अभी वर्तमान समय के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे वो नीट का लो, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बायो ली तो उसका लीक हवा है,
11th में बायो ली है, मैथमेटिक्स ली है, IIT जाऊंगा या इंजीनियर बनूंगा एक्सेट्रा। अब मैं डॉक्टर बनूंगा या कोई टीचर बनना चाहता है, कोई मेरे जैसे लेक्चरर बनना चाहता होगा कि मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज का लेक्चरर बनूंगा, गवर्नमेंट स्कूल का लेक्चरर बनूंगा। तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, आप जिस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हो उसकी 11th 12th आपको आनी चाहिए। अगर 11th 12th आपकी वीक है तो आप लॉन्ग टाइम वाले सफर में जरूर पछड़ जाओगे, पछाड़ दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि 11th 12th जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है वो आगे वाली क्लास में अच्छे से एडजस्ट करता है, और कंपटीशन में ये बहुत बड़े लेवल पर आती है 11th 12th। जैसे आप केमिस्ट्री के साथ आगे जाना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज का, या जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल का लेक्चरर हूँ वैसे बनना चाहता हूँ, तो वहां पर 11th 12th आती है और वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आपको ना तो 11th को मजे में लेना, ना 12th को मजे में लेना है। एक बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो अच्छे टाइम में मेहनत करता है, जो बहुत ज्यादा पसीने से पढ़ाई करता है, उसका आने वाला टाइम अच्छा जाता है, और जो पढ़ाई के टाइम मजे करता है उसका आने वाला टाइम बहुत हार्ड जाता है, वो आगे कंपटीशन में एडजस्ट नहीं कर पाता। तो अगर आप अभी मेहनत करोगे, अभी मेहनत से नींव भरोगे, तो कल आपको एक बनी हुई चमकदार इमारत मिलेगी जिसमें आप अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हो। तो मजे से नहीं करनी है आपको। साइंस अगर आपने ली है तो इसको रेगुलरली आपको पढ़ना है। मान लो कोई दिन ऐसा गया जिसमें आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, तो आप 15 मिनट भी पढ़े, आधा घंटा भी पढ़े, लेकिन पढ़ाई जरूर करें। साइंस में मैक्सिमम स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट स्कूल है, सब में नोट्स लिखवाते हैं टीचर। तो नोट्स लिखवाते हैं तो आप नोट्स भी पढ़ो, एक्सेट्रा जो नॉलेज है उसके लिए आप अलग से पढ़ो, लेकिन पहले से आप नोट्स जरूर पढ़ो। जैसे मैं आपको 11th पढ़ाऊंगा, 12th क्लास में लेता हूँ, तो 11th के भी मैं आपको नोट्स, मेरा टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जागीर, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का चैनल का नाम है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवाता हूँ, नोट्स आप पढ़े। तो हम आते हैं चैप्टर पर। ये केमिस्ट्री की कुछ ब्रांच है जो हमने डिस्कस की। अब बात आती है, कोई भी चीज है महत्व व उपयोग। हम पढ़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम लाइफ सेट करना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, इंडिया के विकास में हम अपनी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, इसीलिए पढ़ाई करते हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं। तो केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री का भी कोई महत्व या उपयोग होना चाहिए, ऐसे थोड़ी है कि कोई काम की नहीं, हम ऐसे पढ़ते जा रहे हैं। देखो, केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूं, केमिस्ट्री क्या कोई भी साइंस की अगर मैं बात करूं, तो दैनिक जीवन का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है या दैनिक जीवन की कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो साइंस या रसायन विज्ञान से रिलेटेड नहीं। जीवन के हर पहलू में रसायन विज्ञान। आधुनिक भारत के रसायन विज्ञान के जो पिता हैं वो हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। इंडिया वाले के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आधुनिक भारत के रसायन विज्ञान के पिता है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। अब देखो, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के महत्व और उपयोग की हर फील्ड में। तो जैसे फील्ड में मैंने सबसे पहले लिख दिया दैनिक जीवन। मैं यहाँ पहले पॉइंट लिख देता हूँ, फिर एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। दैनिक जीवन में नंबर 2 स्वास्थ्य व औषधि में। नंबर 3 कृषि में। नंबर 4 उद्योगों में। नंबर 5 पर्यावरण में। नंबर 6 ये तो ग्राम है। देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि जीवन का हर पहलू केमिस्ट्री से रिलेटेड है। कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसमें केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस नहीं है, यूज नहीं है। फिर भी यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इन पॉइंटों पर तो केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज है। पहला है दैनिक जीवन में। अगर हम दैनिक जीवन की घटनाओं की बात करें तो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक केमिस्ट्री केमिस्ट्री। सुबह उठते ही हम मुंह धोने के बाद टूथपेस्ट की सहायता से दांत साफ करते हैं। टूथपेस्ट में भी विभिन्न प्रकार के केमिकल हैं और टूथपेस्ट को ही विभिन्न प्रकार के केमिकल की हेल्प से बनाया गया ताकि मुंह खराब नहीं हो, दांत साफ हो जाए, मुंह की पीएच मेंटेन रहे, कीड़े नहीं पड़े।
खाने का ऑयल हो, बालों को लगाने का ऑयल हो, शेविंग क्रीम हो जिसे हम सेव करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑयल, घी जो हम खाते हैं, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, मिरिंडा, माजा, ड्यू, माउंटेन ड्यू, डरका के जीत है, ये सारी जो है ये किससे बनी हुई है? केमिकल से बनी हुई है। तो दैनिक जीवन का हर पहलू केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें केमिस्ट्री का महत्व है। दो नंबर है स्वास्थ्य व औषधि। बारिश का मौसम है, छींके आने लगी, खांसी आने लग गई, बुखार आ गया, बीमार हो गए, या प्लेट्स जो है वो डाउन हो गई, डब्ल्यूबीसी डाउन हो गई, बढ़ गई, घट गई, कौन सा रोग है, इन सब का परीक्षण करने के लिए जैसे यूरिन परीक्षण करते हैं, मूत्र परीक्षण, ऐसे ही रक्त परीक्षण करते हैं ब्लड का, इन सब टेस्ट के जो एपेरेटस बने हुए हैं उनमें विभिन्न प्रकार के केमिकल का उपयोग करके ही मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण किया जाता है, या विभिन्न प्रकार के जो जांचें हैं, एमआरआई होते हैं, इन सब में केमिस्ट्री है। अब बीमार हो गए, बुखार आ गया, सर दर्द होने लग गया, हम टेबलेट खा रहे हैं, पैरासीटामोल खा रहा है कोई, ठीक है, कोई एंटीबायोटिक खा रहा है, क्लोराइड या पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक, ये सब केमिस्ट्री की ही देन है। ये विभिन्न प्रकार के रसायन है, इन्हीं रसायनों से विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई गई। वर्तमान में कैंसर और एड्स जैसी भयंकर बीमारियों के भी औषधियां बनाई गई है जिनसे उपचार चल रहा है। कृषि के क्षेत्र में भारत, अपना इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर अधिकतर इकोनॉमी है वो कृषि पर डिपेंड है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, खेती योग्य जमीन बहुत कम है, इसीलिए हरित क्रांति आई और कम जमीन में अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों के उपयोग से संकरित बीज का नया एक पहलू आया, संकरित बीज बनाए गए। ये बीज कम कृषि भूमि में अधिक पैदावार देते हैं। फिर अगर फसल को कीड़े लगे, फफूंद लगे, कवकनाशी लगे, शाकनाशी लगे, इन सब को खत्म करने के लिए ये कि ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए, विभिन्न प्रकार के केमिकल है, शाकनाशी, कवकनाशी, पीड़कनाशी, ये विभिन्न प्रकार के कवक और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं। इसके अलावा फसल अधिक पैदावार हो उसके लिए भी विभिन्न प्रकार के रसायनों का फसल पर छिड़काव हम करते हैं ताकि फसल हमें अधिक मिले। तो कृषि में भी है, उद्योगों में विभिन्न प्रकार के उद्योग जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप डेवलप हुए, उसमें केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जैसे चमड़ा उद्योग है, जैसे कपड़ा उद्योग है, जैसे विभिन्न प्रकार के रंगों के डाई उद्योग है, या विभिन्न प्रकार की जो दवाइयां बनाने वाले उद्योग है, इन सभी उद्योगों में रसायन विज्ञान की विशेष देन है। विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण में, पर्यावरण को शुद्ध करने में भी केमिस्ट्री अपना योगदान देती है। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियों या उद्योगों से जो धुआं निकलता है जिसमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्व होते हैं, उनको विशेष प्रकार की चिमनियों से गुजारा जाता है। जो हानिकारक कण है वो चिमनी में रह जाते हैं, बाकी जो गर्म वायु है वो वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में उद्योगों से और शहरों का अपशिष्ट जल बाहर निकलता है, और यदि ये अपशिष्ट जल जैसा कि नदियों में मिल रहा है वैसे ही मिलता रहा तो नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। तो कई बड़े शहरों में अपशिष्ट जल जो निकलता है उसको साफ करके, यानी विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्वों को अलग करके फिर बाहर बहाया जाता है। इसके अलावा हमें पता है कि हमने जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, पृथ्वी की जो छतरी है, अम्ब्रेला ऑफ अर्थ जिसको हम बोलते हैं ओजोन परत, उसको किस प्रकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार वहां गैस का आवरण कम हो रहा है, ये सब केमिस्ट्री की खोजों से संभव हो पाया। इसीलिए वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करना लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया। युद्ध में विभिन्न प्रकार के डायनामाइट्स, हाइड्रोजन बम, एटम बम, नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनटी जैसे खतरनाक हथियार और जो रसायन है, और इसके अलावा युद्ध गैस, अश्रु गैस, भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो वहां अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं, गोले होते हैं उनको छोड़ेंगे, धुआं निकलेगा, जो भीड़ है जिसके भी आई के कांटेक्ट में वो धुआं आएगा, आंसू आने लगेंगे, आंखें जलेंगी, तो आंखें जब जलेगी तो भीड़ बिखर जाएगी। तो ये विभिन्न प्रकार के जो युद्ध के काम में आने वाले जो रसायन है वो रसायन विज्ञान की देन है। तो अगर युद्ध की बात करें तो केमिस्ट्री में जो केमिकल है उनका अगर सही यूज करें तो बहुत फायदेमंद है, अगर उनका युद्ध के सेक्टर में यूज करें तो घातक है, सबको नुकसान। तो यहाँ पर इस चैप्टर में मैंने आपको रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में इंट्रोडक्शन दिया,
साइंस क्या होती है, साइंस में आप क्या पढ़ोगे, साइंस की डेफिनेशन क्या है, रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या है, इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं और इसका क्या महत्व, क्या अनुप्रयोग है। एक बार फिर मैं जो बच्चे मेरे से जुड़ गए हैं या जुड़ने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगिड आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आ जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करोगे तो सीधा आप वहां पहुंच जाओगे। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल उसके साथ ही यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपका कुछ लगने वाला नहीं है, आपको मेरे वीडियोस मेरे अपडेट्स आपको आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में मिलते रहेंगे ताकि आप वीडियो को प्रॉपर देखते रहें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवाने का फायदा ये है कि जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आपको विभिन्न प्रकार के नोट्स वहां मिलते रहेंगे। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन वाले टैब में मैं आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालता रहूंगा, वहां आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं। अगर आप 4 ऑप्शन में से जो आपको सही ऑप्शन लग रहा है उस पर आप जैसे क्लिक करोगे सही आएगा तो हरा रंग हो जाएगा, राइट हो जाएगा 100%, और गलत है तो वहां रेड बटन वहां पर आपको रेड लाइट दिखेगी और सही उत्तर पर ब्लू रंग आपको दिखेगा। तो आप साथ साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अब कोई सोच रहा है डेली एक क्वेश्चन से क्या फायदा, डेली एक मिलेगा, साल के कितने हो गए 365 हो गए, 365 हो गए। इसके अलावा टाइम टाइम पर मैं आपको प्रैक्टिस भी अवेलेबल कराऊंगा। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं 11th और 12th दोनों केमिस्ट्री के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। पिछले साल में केमिस्ट्री जो 11th क्लास की केमिस्ट्री है उसके कुछ चैप्टर के वीडियोस में बना नहीं पाया, तो इस साल मेरा प्रयास है कि इस साल में 12th के तो सारे चैप्टर्स के वीडियोस पिछले साल में डाले, इस साल भी डालूंगा, लेकिन इस साल मैं आपको 12th के साथ साथ 11th का भी सिलेबस करवाऊंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि एक दिन 11th का एक दिन 12th। कभी ऐसा हो कि वीडियोस नहीं बन पाए तो 1-2 दिन का गैप आ सकता है, लेकिन आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको कंप्लीट 11th का सिलेबस ऑन प्रॉपर टाइम करवाकर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस है, आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं। आपकी जो क्वेश्चंस है, जो आपकी दिक्कत है उसको सोल्व करके मैं आपको पुनः अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा क्योंकि वर्तमान समय में व्हाट्सएप चैनल भी चल रहे हैं तो व्हाट्सएप पर भी मेरा चैनल बनाया हुआ है केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगिड, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमने रसायन विज्ञान की कुछ मूल बातों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ली, बेसिक नॉलेज यहाँ पर लिया और इसके इंपॉर्टेंस और यूज के बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो से हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक इस वीडियो में तो चैप्टर से संबंधित बात ये थी रसायन विज्ञान क्या है, डेफिनेशन, इसकी शाखाएं, महत्व और अनुप्रयोग। अगले वीडियो में हम पदार्थ यानी द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।